स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया है, पूरा 1 से लेकर 16 तक के चैप्टर को। और अभी ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी, साइंस एनसीईआरटी, जिसमें ये चल रही है अपनी चैप्टर नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 3rd तक के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो टॉपिक दिया गया ऊष्मा, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। ऊष्मा में हम लोग पहले देखेंगे गर्म और ठंडा, ठीक। फिर क्रियाकलाप के माध्यम से मतलब बच्चों को बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ें कैसे गर्म होती है और कब ठंडी। फिर ताप मापन को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक रहेगा प्रयोगशाला तापमापी, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण, और इसके बाद ये समुद्र शरीर और ये थल समीर। फिर सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, और इसी के साथ हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट शब्द क्या क्या है: सेल्सियस स्केल, चालन, चालक, संवहन, कुचालक, अधिकतम न्यूनतम तापमापी, फिर ऊष्मारोधी, थल समीर, समुद्र समीर, विकिरण, ताप, तापमापी, थर्मामीटर, अंकीय तापमापी और पूतिरोधी। ठीक है, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि हमने जैसे भी अध्याय 3rd में क्या क्या पढ़ा था, जानतो रेशे के बारे में ना, ऊनी वस्त्र से रिलेटेड चीज़ों को समझा था। अब वही से चीज़ें कनेक्ट होती हुई चलेंगी आगे। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। जानतो रेशे किससे प्राप्त हुए थे हमें? भेड़ से, ऊँट से, खरगोश से, इन सब से ना। और पादप रेशे जैसे कि रुई, पटसन, कपास, जूट, इन सब से हमें पादप रेशे प्राप्त होते हैं। अभी आगे इन सबको बताया जाएगा। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयुक्त होते हैं। ठीक है, फिर बताया जा रहा है कि शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म कब है और ठंडी कब है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? आगे भी देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि गर्म तथा ठंडा। देखिए अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म है और कुछ ठंडी। अगर हम चाय और बर्फ़ को लें तो चाय गर्म है और बर्फ़ ठंडी होती है। देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म, और कुछ वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्रियाकलाप में बताया जा रहा है। यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपने स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। फिर हम क्या कर सकते हैं? किसी वस्तु की उष्णता मतलब गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या बोलते हैं? थर्मामीटर, ताप मापी। अब देखिए ताप मापन। जिस ताप मापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार से मतलब थर्मामीटर से मापन किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर मापक्रम किसमें होता है? सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाया जाता है इसमें। डॉक्टरी थर्मामीटर से हमें डॉक्टरी थर्मामीटर से हमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही हम माप सकते हैं। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और
फिर डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए आवश्यक सावधानियाँ। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी पूतरोधी मतलब एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। और थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। कुछ चेतावनियां बताई जा रही कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए नहीं करना चाहिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचना चाहिए, नहीं तो यह टूट सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक है। अब हम चलते हैं प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और अगर हमें अन्य वस्तुओं के ताप का मापन करना है उसके लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसे हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप माप सकते हैं। और जो मौसम की रिपोर्ट देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। इसीलिए आजकल अंकीय तापमापी डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। फिर है ऊष्मा का स्थानांतरण। देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। जब हम किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, ठीक है। और ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। और ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण है ये। देखिए वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो चालन कहलाता है। और ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। फिर इसके बाद चालक। एक चालन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। फिर इसके बाद एक शब्द आएगा चालक। देखिए चालक जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, तांबा और लोहा। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के क्या हैं, कुचालक हैं। आगे हम देखते हैं समुद्र समीर और थल समीर। समुद्र समीर और थल समीर। देखिए तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है और समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है और समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठीक, यहाँ बताया जा रहा है। तो क्या देखा हमने समुद्र समीर में, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। और तटीय क्षेत्रों में दिन के समय ये जो स्थल होता है ये गर्म हो जाता है। फिर थल समीर क्या है, स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है जिसे
थल समीर कहते हैं। और रात्रि में समुद्र जल धीमी गति से ठंडा होता है। अब देखिए विकिरण क्या है। सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे क्या कहते हैं, विकिरण। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है और हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब यह ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो सकता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं और गर्मियों में हल्के? क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना सुखद लगता है और हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंस जाती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। ठीक, और इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। फिर सारांश क्या है? किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपने स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी क्या है? वह युक्ति जिससे ताप मापा जाता है। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं और इसका परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है: चालन, संवहन और विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। और गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों के अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। फिर सर्दियों में ऊनी वस्त्र में गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है, ट्रैप। तो इसी के साथ हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा पहले ऊष्मा क्या है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जो किसके कारण होता है? ताप के कारण होता है। और अगर हम देखें इसके बारे में तो किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक देखें तो क्या होता है? जूल, और इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। फिर हमने ताप देखा, थर्मामीटर देखा, एक डॉक्टरी थर्मामीटर, फिर प्रयोगशाला तापमापी, फिर ऊष्मा का स्थानांतरण हमने देखा, फिर चालन, फिर चालक, और चालक का उदाहरण जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा। फिर हमने कुचालक देखा जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। संवहन, समुद्र समीर को समझा। थल समीर स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है जिसे हम थल समीर कहते हैं। फिर विकिरण को देखा। फिर हमने देखा कि हम सर्दियों में तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों में विभिन्नता क्या होती है, कि हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, वहीं गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो आप लोग रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।